हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? हाय, हाउ आर यू गाइस? मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिजी चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं पी ब्लॉक। बहुत ही अल्टीमेट चैप्टर है ये, है ना? और ये हमें खत्म करना है। 12th का पोर्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश आप लोग के लिए लाइव सेशन मैं लेके आ गया हूं। पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th में, है ना? इसको आज हमें करना है स्टार्ट और लेक्चर नंबर 1 हम लोग आज शुरू कर रहे हैं इस लाइव सेशन में। पर उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, बहुत दिनों बाद मिले हैं, कैसे हैं आप सब लोग? चलो मैं नाम ले देता हूं, बहुत सारे लोग मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। सो यहां पर सोनम, सरफराज, खुशी, विकास, नेहा, भारस्कर, रिया, येशा, तान्या और यहां पर और कौन दिख रहा है? वाओ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन सच अ लार्ज नंबर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लव यू ऑल गाइस। You're giving such a wonderful support to this initiative जो हमने स्टार्ट किया है, दैट इज ऑनलाइन पाठशाला, है ना? थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। लेकिन मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों, तो आप लोग नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये ऐसा पोर्शन है जिसमें अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको याद ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ठीक है? सो उसके लिए आई एम रियली फाइन। समबडी इज आस्किंग कि मैं कैसा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है हाथों में दर्द है थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल आई एम रियली फाइन, ठीक है? मैं बहुत अच्छा हूं। 3-4 दिन के ब्रेक मैंने लिया। कुछ स्टूडेंट हैं जनरली अगर मैं दिखता नहीं हूं तो वो, जैसे कि एक स्टूडेंट है पायल राठौर, उसको टेंशन हो जाती है सर कहाँ गए। और भी बहुत सारे बच्चे जो मेल करते रहते हैं। तो बच्चों, अगर मैं 3-4 दिन कहीं चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्वर्ग सिधार गया ऐसा नहीं है। मे भी हो सकता है फैमिली में कुछ काम हो, मे भी कोई फंक्शन हो, है ना? और कुछ भी काम हो सकता है, जैसे आप लोगों का मन कर जाए कि चलो 3-4 दिन घूमने चलते हैं। सो इन दैट केस आप 3-4 दिन नहीं रहोगे ऑब्वियसली। तो मैं ऐसे ही कहीं चला गया था, तो अब मैं वापस आ गया हूं। सो डोंट वरी, मैं यहीं हूं। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? सो आज के इस लाइव सेशन को शुरू करते हैं। पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 1 है, ये चल रहा है ऑनलाइन पाठशाला और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेडिजी चैनल पे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलूंगा एक बात, क्या ये हमारी टीम है। वानी मैम का सेशन ऑलरेडी हो चुका है, गौरव सर का मेरे बाद होगा और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूं। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो हम लोग आपको आपके इस एम में पूरी तरह से सहायता करेंगे। सो फिजिक्स के लिए गौरव सर, बायो के लिए वानी मैम और केमिस्ट्री के लिए मैं आपके सामने आता रहूंगा। और इसके अलावा मैं आप सबसे कहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा नहीं लगता है, लेकिन उससे हमारा मोराल बहुत बूस्ट होता है। हमें दिल से ये लगता है कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हो। इन छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आपकी एक सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ लगती है और हमारा मन करता है कि हम लोग और लाइव सेशंस लें और क्लासेस लें और आपके साथ जुड़ते चले जाएं और आपको हेल्प करते चले जाएं। चलिए, सो मेडिजी, वेदांतु मेडिजी मेडिकल चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो पी ब्लॉक का सबसे पहले करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद पी ब्लॉक। इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग, ध्यान से इसको देखिएगा। इंट्रोडक्शन टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स गाइस। नाउ दिस इज रियली वेरी ऑसम एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। आसान भी है, ध्यान से समझते रहिएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? बने रहिएगा। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, पहले तो नोट्स बनाओगे, दूसरा अपने आप से एक प्रॉमिस करोगे कि अगर मैंने लेक्चर नंबर 1 शुरू किया है तो मैं अंत तक इसको देखूंगा, क्योंकि पी ब्लॉक का वेटेज बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम, चाहे नीट एग्जाम, चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें पी ब्लॉक से सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर देख लिया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रायोरिटी टेबल दिखाता हूं। हम सबको पता है, देखिए यहां पर इस कॉर्नर पे ये है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, जिसको एस ब्लॉक बोलते हैं। ये हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, नीचे आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट दिख रहे हैं, और फाइनली जिसको हमें पढ़ना है वो है पी ब्लॉक। इनफैक्ट पी ब्लॉक को कंप्लीटली नहीं पढ़ना, वी ऑल नो दैट पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 13 और 14 को हम लोग 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? 15, 16, 17 एंड 18 इसको पढ़ना है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं कि पी ब्लॉक आप 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, 13 और 14 नंबर ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे 15, 16, 17 एंड 18, ठीक है? सो यहां पर जरा गौर से देखिए, प्रायोरिटी टेबल के इस तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो कि बहुत ही ऑसम ग्रुप है, क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट्स है। इसके अंदर आपको मेटल मिल जाएंगे, नॉन मेटल मिल जाएंगे, मेटलॉइड्स मिल जाएंगे। इस पी ब्लॉक को हमें आज पढ़ना है।
ग्रुप यहां पर जरा गौर से देखिएगा, पी ब्लॉक के अंदर टोटल हम सबको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वी ऑल नो, जानते हो कि नहीं जानते हो? पी ब्लॉक में टोटल कितने होते हैं? आपको पता है कि पी ऑर्बिटल के अंदर वी ऑल नो इन पी ऑर्बिटल देयर आर 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो पी के अंदर, उतने ही आपके ग्रुप्स भी होते हैं। सो फाइनली यहां पर टोटल 6 ग्रुप्स आपको दिखाई देते हैं। कहां से कहां तक? ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ओके, सो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक, जिसमें से आप यहां पर ग्रुप नंबर 13 और 14 ये 11th स्टैंडर्ड में, आई एम सॉरी मैंने 9 लिख दिया, 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, और ये हमको अब करने हैं 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में हमें ये करने हैं, ठीक है। और बस अब यही चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हमें 15 यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप, 16 यानी कि चैल्कोजन, 17 यानी कि हेलोजन्स और 18 यानी कि नोबल गैसेस को हमें पढ़ना है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। नाउ दिस इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें पी ब्लॉक यहां पर इस तरफ आ रहा है। अब आप ध्यान से इसको चेक करिएगा, यहां पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब बता चुका हूं, जिसमें से पी ब्लॉक पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। ओके, पी ब्लॉक पे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब जरा गौर से देखिए, ये है आपका ओवरऑल, मैंने उसमें से पी ब्लॉक निकाल लिया। नाउ ये है ओवरऑल पी ब्लॉक, जो कि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस पी ब्लॉक में आपको मेटल्स भी मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, मेटलोइड्स भी मिलेंगे। तो चलो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि इसमें मेटल, मेटलोइड्स एंड नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, दैट वी हैव टू फोकस ऑन। ओके, सो चलो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं। चलिए फटाफट से मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं। गौर से देखिए, आपको यहां पर कुछ रेड बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे कि नहीं? यस और नो में आंसर करो चैट सेक्शन में। आप लोगों को यहां पर रेड बॉक्सेस दिख रहे हैं कि नहीं? रेड बॉक्सेस दिख रहे हैं कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? रेड बॉक्सेस में देखिए कौन कौन दिख रहा है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये रेड बॉक्सेस में दिख रहा है। यहां पर टिन एंड लेड रेड बॉक्स में दिख रहा है। बिस्मिथ एंड यहां पर पोलोनियम, ठीक है, ये आपको रेड बॉक्सेस में दिख रहे हैं। तो जो आपको रेड बॉक्सेस में दिख रहे हैं वो सारे के सारे मेटल हैं। देखिए इस तरफ मेटल का किस कलर से लिखा हुआ है? मेटल, रेड कलर में। तो आपके पास जो यहां पर रेड बॉक्सेस दिख रहे हैं वो आपके पास क्या है? दोज आर मेटल्स मेरे प्यारे बच्चों, वो है मेटल्स। ओके, सो ये आपके पास है मेटल्स, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं मेटल के बाद मेटलोइड्स की। मेटल क्या होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, मैग्नेटिक कंडक्टिविटी अच्छी होती है, ठीक है, जो डक्टाइल होते हैं नेचर में, इजंट इट, वो मेटल होते हैं। जो बेसिकली शाइन करते हैं वो मेटल होते हैं। हम लोग यहां पर मेटल और नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टी रखने वाले यानी कि मेटलोइड्स की बात भी कर लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि पी ब्लॉक के अंदर मेटलोइड्स कौन से होते हैं। तो देखिए हमने मेटलोइड्स किस कलर में लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन कलर में है। कई बच्चों को दिख रहा होगा, कई बच्चों को नहीं दिख रहा होगा। तो ग्रीन कलर में मैंने मेटलोइड लिखा है, तो इसका मतलब यहां जो ग्रीन बॉक्सेस हैं, कौन कौन से हैं ग्रीन बॉक्सेस? देखिए ये ग्रीन बॉक्सेस है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये ग्रीन बॉक्स जिसके अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम, सब लोग नोट डाउन करो। और उसके अलावा ये ग्रीन बॉक्स जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? सो नोट डाउन करो, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटलोइड है ग्रुप नंबर 14 से। ओके, इसके अलावा ग्रुप नंबर 15 से कौन कौन है? यहां पर आर्सेनिक एंड एंटीमनी ग्रुप नंबर 15 से। ओके, उसके बाद ग्रुप नंबर 16 से कौन है? ग्रुप नंबर 16 से है सेलेनियम, टेलुरियम, ये ग्रुप नंबर 16 से हैं। सो ओवरऑल यहां पर ग्रुप नंबर 15 और 16 के मैंने आपको बता दिए। ये है आपके पास मेटलोइड्स बच्चों, मेटलोइड्स हैं ओवरऑल। क्लियर है सब लोगों को? सो फाइनली ये है मेटलोइड। ऋतु कह रही है कि हर्ष का बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे हर्ष। आप सब लोगों से कहूंगा कि आप भी हर्ष को आज विश कर दो क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। हर्ष, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम वेदांतु टीम एज वेल, ठीक है। सो हमारे पास यहां पर मेटलोइड हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट नॉन मेटल्स। तो इसके अलावा जितने भी बच रहे हैं सब नॉन मेटल्स हैं। कैसे? जैसे कि बोरॉन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। यहां पर ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं कौन? हेलोजेंस, दीज आर नॉन मेटल्स। और यहां पर नोबल गैसेस जो दिखाई दे रही हैं वो कैसी हैं? नॉन मेटल्स।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल कौन है, मेटलॉइड कौन है, नॉन मेटल कौन है। सबसे बढ़िया बात यह है कि पी ब्लॉक एक अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों मिलते हैं। दैट्स सो ब्रिलियंट। मैं दोबारा बोल देता हूं, यहां पर पी ब्लॉक अकेला ऐसा ग्रुप है, अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों मिलते हैं। ठीक है, सो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। दैट्स सो ब्रिलियंट। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके नोट्स आप बनाते रहिएगा। सो यहां पर ये पी ब्लॉक हमें पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। ये देखिए यहां पर डिस्कार्टेड आप लोगों को दिखाई भी जा रहा है एनिमेशन से कि कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, कौन से मेटलॉइड्स हैं। अब उसमें से भी मेरे प्यारे बच्चों 11th स्टैंडर्ड में हम ग्रुप नंबर 13 और 14 को पढ़ चुके हैं। आज हमें यहां से शुरू करना है 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये हमें ग्रुप सब पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जरा चेक करिएगा। सवाल यह है कि इनको हम लोग, इन सारे एलिमेंट्स को हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? सवाल यह है, कितने लोग जवाब देंगे? चैट सेक्शन मुझे जवाब चाहिए। व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कोल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका रीजन क्या है? यह सवाल काफी बार पूछा जाता है, क्यों हम लोग इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन इन चैट? कोई आंसर कर सकता है? कोई आंसर कर सकता है? क्यों? बहुत बढ़िया। यहां पर सदरीता दाम ने बता दिया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी शेल में नहीं, पी सब शेल में एंटर होता है, शेल में नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। हमको सबको पता है कि जो फ्लोरीन है, बेसिकली फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। अब फ्लोरीन को के बारे में हमें पता है कि ये जो पी ब्लॉक में आता है और ये हैलोजन है, ये हम सबको पता है, ये पी ब्लॉक में आता है एंड ये हैलोजन है। अब ये पी ब्लॉक में आता है तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन ये होगा कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पक्का किस में भरा जाता होगा? पी सब शेल में भरा जाता होगा। चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर एटॉमिक नंबर है 9, इसको लिखोगे कैसे? 1s2, नो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, उसके बाद 2s2 और उसके बाद 2p5। देखिए यहां पर 9 हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उसमें से इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने कहां भरा? 2p सब शेल में भरा है। नाउ दैट्स रियली अमेजिंग, लुक एट इट। यहां पे आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p सब शेल में भरा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो सब लोग लिख लो, क्यों इन्हें पी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है? क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में भरा जाता है। यहां पी ऑर्बिटल लिखा है, आप वो भी ले सकते हो। क्यों? देखिए जरा ध्यान से, सब शेल होता है पी, उसमें ऑर्बिटल होते हैं px या फिर होता है py या फिर होता है pz। तो p को तो हम लोग बोलते हैं सब शेल, ओके, p को हम लोग बोलते हैं सब शेल और इन तीनों को बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, सो आप या तो बोले सब शेल या फिर आप बोले ऑर्बिटल, दोनों ठीक है। सबको समझ में आता है? जब ऑर्बिटल बोलते हैं तो और ज्यादा स्पेसिफाई हो जाता है, लेकिन आप शेल नहीं कह सकते इसको, पी शेल नहीं होता, पी सब शेल होता है या फिर पी ऑर्बिटल होता है। पी सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनको हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? पी ब्लॉक में, पी सब शेल में भरा जाता है। अब मान लीजिए कि किसी को यह सब लिखना नहीं आता, मान लीजिए कि किसी को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, मैं मान लेता हूं, तो उसके लिए मेरे पास एक स्लाइड है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मैं तरीका एक क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आपको मैं एक स्लाइड दिखाता हूं, उससे आ जाएगा। नहीं तो आप ये शायद 10-12 दिन पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको चेक कर लीजिए, चैनल पे जाके आपको मिल जाएगा।
चलिए फटाफट से आगे शुरू करते हैं। ओवरऑल अगर फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा गया? 2p के अंदर, तो 2p5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसकी ग्राउंड स्टेट आप लोग याद रखिएगा। भरने का तरीका देखिए, यहां पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं। और ये सारी चीजें आप कहां पर पढ़ के आ चुके हैं? ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर आपको सिखाया जा चुका है। ओके, अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मालूम पड़ेगा कि हमारे पास 2p के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया। जैसे मान लो नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसको कैसे लिखोगे? 1s2, उसके बाद 2s2 और उसके बाद 2p3, isn't it? इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया? ऑब्वियसली p के अंदर। इसको ग्राउंड स्टेट में दिखाओगे कैसे? इस तरह से। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, आगे वाली स्लाइड में आपको आ जाएगा। सो ओवरऑल इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हो और पता करते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया। लेकिन ये जो आप ऑफ-बाउ डायग्राम देख रखा है, ये डायग्राम किस किस को आता है? यस, यहां पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो वो ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे देख रहे हैं। दैट्स रियली ब्रिलियंट। सो ओवरऑल दिस इज कॉल्ड ऑफ-बाउ रूल, जो कि बहुत ही ईजी है। और ये ऑफ-बाउ के हिसाब से देखिए, 1s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, 2s में 2 और 2 के अंदर देखिए, जब n की वैल्यू 1 हो तो एक ही ऑर्बिटल होता है जिसको 1s कहते हैं। जब n की वैल्यू 2 हो तो वहां पर 2 ऑर्बिटल होते हैं जिसको 2s और 2p कहते हैं। 3 हो तो 3s, 3p, 3d। 4 हो मतलब जितना n का नंबर है उतने ही आपको ऑर्बिटल दिखाई देंगे। अब यहां पर ऑफ-बाउ क्या कहता है जरा चेक करिएगा, एरो के थ्रू जाइए। सबसे पहले 1s में भरोगे, उसके बाद 2s में भरोगे, उसके बाद भरा जाएगा 2p के अंदर, फिर 3s के अंदर, फिर उसके बाद 3p के अंदर, देन 4s के अंदर, उसके बाद 3d के अंदर, देन 4p के अंदर, देन 5s के अंदर। ये इस तरह से चल रहा है आपको, और ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बार वीडियो देख लो, उसमें मैं आपको डिटेल में करा चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से करवाया था उसके अंदर, और आपको पता होगा। सो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को हम लोग यहां पर फॉलो करते हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो। क्लियर होता है सब लोगों को? सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखने का सिंपल तरीका है। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि अगर आपके पास s सब शेल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, d सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और f सब शेल के अंदर 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज कैपेसिटी। अगर आप ये दोनों चीजें आपको पता हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़े आसानी से लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। सो ओवरऑल इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। काफी बच्चों को नहीं पता होता कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। तो सब लोग ध्यान से देखिए, यहां सामने लिखा भी है, किसी भी एलिमेंट का, लुक एट इट, किसी भी एलिमेंट का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। दोबारा बोल देता हूं, लिख लो, किसी भी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसका मतलब समझाता हूं, जरा चेक करिएगा। जनरल मतलब पूरे ग्रुप के लिए आप जिसको डिफाइन कर सको, समझिए। इनफैक्ट पूरे पी ब्लॉक के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। चलो मैं आपको आइडिया देता हूं। लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप नंबर 15। मैं मान लो कि मैं ग्रुप नंबर 15 की बात कर रहा हूं। ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन आता है जरा बताइए मुझे। एक तो आता है नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आपके पास आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन बिस्मिथ। वी ऑल नो कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, सबको पता है ना, ये बात तो सबको पता है ना। तो यहां पर देखिएगा, जनरल का मतलब इन सब के लिए जनरलाइज वे में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मजे की बात देखिए, अगर ये ग्रुप नंबर 15 में है तो पक्का इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये ग्रुप नंबर 15 में है तो पक्का इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पी ब्लॉक में आते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में भरा जाएगा। तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने हैं। देखो किस तरह से भरोगे, एंड दैट इज रियली वेरी सिंपल। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, एस में जाएंगे, मैं आपको लिख के दिखा दूंगा।
सो n का मतलब यहां पर क्या हो गया, n का मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n को आप शेल भी कह सकते हैं या ऑर्बिट भी कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, n का मतलब होता है शेल, n का मतलब होता है ऑर्बिट, और इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। नाउ दैट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे प्यारे बच्चों। सो ओवरऑल n का मतलब होता है ये, क्लियर होता है सब लोगों को। सो ns2 समझिए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन जनरल वे से सबके लिए भरने हैं, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन s में भरे जाएंगे। कैसे भरे जाते हैं मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं, नहीं तो आप नाइट्रोजन का आइडिया ले सकते हो। लेकिन बाकी अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन, वो किस में भरोगे, np3, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में भरा जाएगा। तो ns2 np3 ये ग्रुप नंबर 15 का, नाउ दिस इज, ये ग्रुप नंबर 15 का क्या हो चुका है, ये ग्रुप नंबर 15 का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देख लो। ns2 np3 ग्रुप नंबर 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, दैट इज जनरल, जनरल टू ऑल। जनरल का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग फ्रीक्वेंटली किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, दैट इज जनरल टू ऑल। नाइट्रोजन के लिए भी यही है, फोस्फोरस के लिए भी यही है, आर्सेनिक के लिए भी यही है, एंटीमनी के लिए भी यही है, और बिस्मथ के लिए भी यही है। आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। मान लीजिए कि इस बार हमने, सपोज कीजिए कि यहां पर फोस्फोरस के लिए आपको लिखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसका लास्ट इसी में आना चाहिए, ns2 np3 के जैसा दिखना चाहिए। यहां पर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोग मुझे सब बताइए, आपने सबने पीरियोडिक टेबल देख रखी है, आप बताइए कि फोस्फोरस कौन से पीरियड में आता है, जिसको हम लोग नंबर ऑफ पीरियड भी कह सकते हो। n का मतलब एक और होता है पीरियड नंबर। सो आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर n का मतलब अगर पीरियड नंबर होता है तो फोस्फोरस कौन से पीरियड में आता है, सब लोग मुझे आंसर करो। फोस्फोरस कौन से पीरियड में आता है, पीरियड नंबर बताओ इसका फोस्फोरस का, देखिए कितने लोग बताते हैं। फोस्फोरस का पीरियड नंबर, नाइट्रोजन का पीरियड नंबर कितना होता है, 2, फोस्फोरस का कितना होता है, 3। आप एक बार जाके अपनी पीरियोडिक टेबल चेक करो तो इसका पीरियड नंबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3। इसका मतलब फोस्फोरस के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, स्मॉल n का वैल्यू कितना आएगा, 3। तो अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसका शेल नंबर हमें मिल गया, वही उसका पीरियड नंबर है, दैट इज 3। सो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 3s2 3p3। आई बेट कि यही होगा, गारंटी दे सकता हूं, 3s2 3p3। अब आप ट्राई कर लो, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोस्फोरस का आप सीधे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो। तो आप निकाल के देख लो, फोस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। सिलिकॉन का कितना होता है, 14। फोस्फोरस का कितना होता है, 15। अब 15 को भरो, कैसे भरोगे, 1s2 2s2 2p6, देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, 8 हो 2 10 हो गए, 5 और भरने। उसके बाद 3s2 एंड 3p3, ये लीजिए मैंने जो कहा था आपसे वही हुआ। ओवरऑल इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है ns2 np3 से। यहां पर n का मतलब पीरियड होता है, और हमें पता है कि फोस्फोरस पीरियड नंबर 3 में आता है, तो हम सीधे लिख सकते थे 3s2 3p3। और फाइनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये साबित करता है कि वाकई में इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो चलो मैं आप ऐसे ही जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ग्रुप नंबर 15 के लिए बताया, मैं आपको ग्रुप नंबर 16 के लिए भी बताऊंगा, ग्रुप नंबर 17 के लिए भी बताऊंगा, ग्रुप नंबर 14 15 के लिए भी बताऊंगा, 13 के लिए भी बताऊंगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबको समझ में आ गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब? बहुत बढ़िया। तो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ना। पूरी पीरियोडिक टेबल तो नहीं है, ये पी ब्लॉक है। सो पी ब्लॉक में आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिसमें से ग्रुप नंबर 15 का मैं बता चुका हूं। तो चलो ग्रुप नंबर 13 14 16 17 और 18 का चेक करते हैं। चलो सो फाइनली आप लोग ध्यान से देखिएगा, दैट्स रियली वेरी इजी और सबको पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 13 को मैं यहां लिख रहा हूं। ग्रुप नंबर 13 का लुक एट, जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आता है। ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन आता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 13 का मतलब इसमें पक्का होगा कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप कहां भरोगे?
NH2 और एक इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे? P के अंदर। ये देखिए NH2NP1 ग्रुप नंबर 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप ट्राई करके देख लो। NH2NP1 वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही बनेगा। NH2NP1 गारंटी दे सकता हूं। सबको समझ में आ गया? सो दैट्स NH2NP1। अब आते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 14 पे। ग्रुप नंबर 14 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। कैसे भरोगे? ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ग्रुप नंबर 14 है। आई एम सो सॉरी। सो इन दैट केस 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? दैट इज NH2NP2 मेरे प्यारे बच्चों। NH2NP2 ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप इससे किसी का भी लिख सकते हो NH2NP2। इसी तरह से ग्रुप नंबर 15 का बता चुका हूं, दैट इज NH2NP3, लिखते जाइएगा। ग्रुप नंबर 16 का क्या होगा? NH2NP4। यहां देखिए NH2 तो फिक्स है, बदल कहां रहा है? P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ग्रुप नंबर 17 NH2 एंड देन NP5। याद रखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दी एंड 18 नंबर ग्रुप के लिए NH2NP6 मेरे प्यारे बच्चों। सो फाइनली ये रहा नोबेल गैस के लिए। नोबेल गैस ये हमारे पास हेलोजन, ये है चैल्कोजन, ये है निक्टोजन, ये है कार्बन फैमिली और ये है बोरॉन फैमिली का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान है। NH2 तो सब जगह कॉमन है। NP में बदले जाएंगे इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक, NP1, NP2, NP3 लेके NP6, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? और अभिषेक कह रहा है कि सर इसका शॉर्टकट बताइए, तो चलो इसका शॉर्टकट बता देता हूं। ये याद करना बहुत आसान है सबके लिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2 तो कॉमन है, NH2 तो कॉमन है, NH2 कॉमन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हो गए। अब आपके पास ग्रुप नंबर 13 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, बाहर वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 2 तो आपने NH2 में भर दिए, तो एक कहां भरोगे? P के अंदर। इसी तरह से ग्रुप नंबर 14 में 2 इलेक्ट्रॉन आपने S में भर दिए, तो 2 कहां भरोगे? P के अंदर। यहां पे भी 2 भर दिए, तो 2 कहां भरोगे? ठीक है, इसी तरह से आपको चल रहा है। दैट्स रियली वेरी 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 सिंपल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो में आंसर करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लिखिए इज इट क्लियर? यस, साक्षी ने कहा कि सही है, समझ में आ गया। चलो, और कौन बोले हैं यहां पर? क्या बात है, यस और नो में आंसर करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। चलो, मैं यहां पर मैंने इंडिविजुअल ग्रुप के लिए बताया, अब मैं आपको इंडिविजुअल ग्रुप के साथ साथ पूरे ब्लॉक के लिए बताता हूं। अगर हम लोग पूरे ब्लॉक के लिए लिखने चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो चलो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो याद रखना, बोरॉन के लिए सब लोग लिखो NH2NP1 लिखते जाओ यहां पर। उसके बाद यहां 14 के लिए NH2NP2, फिर उसके बाद NH2NP3, उसके बाद NH2NP4, उसके बाद NH2NP5 एंड NH2NP6। ये याद होने चाहिए। क्लियर हो गया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे पी ब्लॉक का, अगर आप पूरे पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप ये बात महसूस करेंगे कि आपने हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां भरे? S में। और P में आपने इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे? आपने P में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक भरे। सो ओवरऑल NP1 to 6, दैट्स रियली अमेजिंग। गौर से देखिए, NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन, NP में टोटल इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है पूरे P ब्लॉक का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको पूछे ग्रुप नंबर 15 का बताओ, तब तो आप कहोगे NH2NP3। लेकिन कोई बोले पूरे P ब्लॉक का बताओ, तो पूरे P ब्लॉक के केस में आपको ये लिखना है, मतलब आपको ये लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दैट्स रियली अमेजिंग। आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरे P ब्लॉक का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 to 6 होगा। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को नोट डाउन करना है। कितने बच्चों ने नोट डाउन किया? यहां पर सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। पूरे P ब्लॉक का बोले तो आपको यह लिखना है, लेकिन अगर आपको कोई ग्रुप वाइज पूछे तो आपको ग्रुप वाइज जवाब देने हैं। क्लियर हो गया? दैट्स रियली सिंपल। ठीक है, सबको समझ में आ गया? नोट कर लिया? बहुत ही बढ़िया। दैट्स रियली अमेजिंग। ठीक है, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो
यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15। तो हम लोग शुरू करते हैं यहां पर ग्रुप नंबर 15 से। ओके, तो सबसे पहले पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं, ग्रुप नंबर 13 और 14 को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपके 11th स्टैंडर्ड में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको 11th का जो कोर्स चल रहा है ऑनलाइन पाठशाला का, वहां पर आपको 13 और 14 भी करा दूंगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 का सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे नेचर। राइट इट डाउन, ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट्स का नेचर चेक कर रहे हैं। अब बात आ गई इनकी प्रॉपर्टीज को करने की। सबसे पहले वी हैव टू सी द नेचर। राइट इट डाउन गाइस, सबसे पहले वी हैव टू सी द नेचर। नेचर देखना चाहते हो क्या? मेरा नेचर कैसा है? हाँ, somebody गुस्सैल somebody saying, हाँ मेरा नेचर कैसा है? मैं आपसे पूछे मेरा नेचर कैसा है? आपको कैसा लगता है मेरा नेचर? आई वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। हाँ, सोनमी सिंह यस कूल। हाँ, जो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं उनको तो मैं शायद कूल लगूंगा। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल मेरे प्यारे बच्चों। अरविंद अरोरा के नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च करो, आपको मैं वहां पे मिल जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अगर आप मुझसे पर्सनली और जुड़ना चाहते हो, जो कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत सारी यादें हैं जिनको मैं साझा करता हूं पब्लिकली। आप मुझे वहां पर ढूंढ सकते हैं। फेसबुक पे भी लोग मुझे ढूंढते ही हैं, नो डाउट, फेसबुक पे भी मैं हूं। तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आजकल तो टिकटॉक पे भी अवेलेबल होता है। अरविंद अरोरा के नाम से सर्च करो, यू विल फाइंड मी ऑन टिकटॉक एज वेल। बहुत बढ़िया बढ़िया छोटी छोटी सी वीडियोस बना रहा हूं आप लोग के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। नुपुरी सिंह, आई हैव नो इंस्टा। तो इंस्टा आप अपने सिलेक्शन के बाद फोन में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एफबी होगा, टिकटॉक होगा, कहीं तो होगा, मैं सब जगह पे अवेलेबल हूं। चलो, सो फाइनली विल सी द नेचर। चलो हम लोग नेचर चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग सब गौर से देखिएगा ग्रुप नंबर 15 का नेचर। आप एक एक चीज को नोट डाउन करिएगा। नाउ दैट्स रियली अमेजिंग। एलिमेंट हम लोग बात करते हैं यहां पर ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट की बात करेंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। सबसे पहले अपन लोग चेक करने वाले हैं इनका नेचर। तो सब लोग लिखिए, सबको पता है कि नाइट्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल, पहले बता चुका हूं। मजे की बात देखिए, फास्फोरस भी नॉन मेटल है। लेकिन अगर आप जैसे नीचे जाओगे, आर्सेनिक, एंटीमनी, दीज आर मेटलोइड्स। नोट डाउन करो, यहां पर देखो नाइट्रोजन नॉन मेटल, लिखते जाओ। फास्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक मेटलोइड। नाउ दैट्स रियली अमेजिंग, जो कि नॉन मेटल और प्योर मेटल के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटलोइड, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दीज टू आर मेटलोइड। बट इफ यू टॉक अबाउट बिस्मिथ, दैट इज अ मेटल, बट पुअर मेटल, बट दैट इज अ मेटल। सो यहां पर ध्यान रखना है कि ये तो होते हैं नॉन मेटल, ये भी है नॉन मेटल। दो नॉन मेटल, दो मेटलोइड और एक मेटल होता है, जिसमें से हम लोग बिस्मिथ को क्या बोल रहे हैं? पुअर मेटल है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ नेचर चेक नहीं कर रहा, हम लोगों को यह भी देखना है कि उनका ओवरऑल स्टेट कैसा होता है। तो अगर आप बोलो कि नाइट्रोजन क्या है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है और एक गैस होती है। नोट डाउन कर लो, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होती है मेरे प्यारे बच्चों, और वो एक गैस होती है, वी ऑल नो। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस देखो P4 की फॉर्म में होता है, ये पता होना चाहिए जब भी हम अभी आगे जाके केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे। जब केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तो नाइट्रोजन की केमिकल रिएक्शन में हम लोग नाइट्रोजन का फॉर्मूला यूज करते हैं N2, तो फास्फोरस का फॉर्मूला यूज होता है P4। P4 मतलब फास्फोरस, आप याद रखिएगा P4। चार चार फास्फोरस आपस में सिग्मा बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये मैं आपको स्ट्रक्चर आगे भी दिखाऊंगा जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे बढ़िया बात ये होती है कि फास्फोरस आपका सॉलिड होता है। सब लोग नोट डाउन कर लो कि आपके पास जो फास्फोरस होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सॉलिड होता है। अगर आप इतनी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो काम बन जाएगा। ये तो है हमारे पास गैस, बट ये है सॉलिड। ये नॉन मेटल होके भी सॉलिड है, इसलिए आपको बोल रहा हूं ये नॉन मेटल होके गैस है, जबकि ये नॉन मेटल होके सॉलिड है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सबको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, मेटलोइड एंड पुअर मेटल, दीज ऑल आर सॉलिड्स। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सॉलिड्स। आप नोट डाउन कर लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप नोट डाउन कर लीजिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट मेरे प्यारे बच्चों। सो ओवरऑल ये है गैस, ये है सॉलिड, और इनके फॉर्मूले में आप सीधे आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ लिखोगे, दैट इज आल्सो सॉलिड। सो ओवरऑल ये है हमारे पास सिनेरियो किसका? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 15 में हम लोगों ने क्या चेक किया? इनकी नेचर।
सबको समझ में आता है? तो ये नोट डाउन कर लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नोट्स भी मैं आपको आज शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। आप इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी डलवा दूंगा, जिससे आप पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर पाओगे। तो यहां पर ये हो गया हमारे पास नेचर। ओके, सब लोग ध्यान रखिएगा। अब नेचर के बाद अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगली प्रॉपर्टी को नोट डाउन करो, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे प्यारे बच्चों, कौन बताएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बताओ मुझे सब लोग। लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप ये बताओगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मुझे आपसे जानना है। देखिए कितने लोग यहां पर, ठीक है, प्रदीप ने पूछा कि ड्रॉपर कैसे ज्वाइन करें। आप सिर्फ क्लासेस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉपर है, 11th का है, 12th का है, सबके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आई एम आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहले आप मतलब बताइए क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब बताइए क्या होता है। कितने लोग जानते हैं? क्योंकि मैंने काफी टाइम इस चीज को पढ़ा रखा हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग इस चीज को जानते हैं। प्लीज आंसर करिए, प्लीज आंसर करिए। ये देखिए यहां पर लिखा, एक ने की टेंडेंसी टू गेन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है किसी ने। अब और अपन चेक कर लेते हैं। यहां पर फ्लोरीन हैव दी, फ्लोरीन के लिए बोला किसी ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट ना। आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। अभी देखो साक्षी ने लिखा टेंडेंसी थ्रू टू गेन द इलेक्ट्रॉन, नहीं ये गलत है। आप लोग डेफिनेशन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहां पर गलतियां होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है फॉर एनी एटम इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। दोबारा बोलता हूं, द पावर टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉन्ड, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको आंसर करता हूं, जरा चेक करिएगा भैया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझिए कि लेट अस सपोज ये एक एटम है और ये एक डी है दूसरा एटम, और मैं कहता हूं ऑब्वियसली इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो पक्का यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पक्का होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो आप खुद ही सोचिए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे। मे भी हो सकता है वो एक ए का हो, एक बी का हो। मे भी हो सकता है अगर आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है तो मे भी कोई भी एक दे सकता है एटम। तो किसी भी तरह से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर होंगे। अब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर टू पुल दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। अगर मैं आपसे कहूं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर यह बात पक्की तय हो चुकी है कि यहां पर बी क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर। दोबारा सब लोग ध्यान से समझिए। वेद ने कहा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब यह होता है कि यहां पर ये जो बॉन्ड बना है उसमें मान लीजिए ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। उस बॉन्ड को बनाने में ए और बी की साझेदारी नहीं है, सिर्फ ए ने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं, तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और इन दैट केस अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर जिसकी ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दैट केस मैं आपको बोल रहा हूं कि बोरॉन, यहां पर बोरॉन नहीं, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर ज्यादा है। क्लियर हो गया? उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ग्रुप नंबर 15 में आपको सबको पता होना चाहिए कौन कौन आता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आप लोग ध्यान रखिए, ये आपने कहां पे पढ़ा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबने पढ़ा होगा। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टॉप टू बॉटम होता है ऊपर से नीचे। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो हमको सबको पता है कि साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है। यस और नो? अगर आप टॉप से बॉटम जाओगे साइज ऑफ एटम बढ़ने लगता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। यहां पर अगर साइज बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर घटने लगती है अगर साइज बढ़ता है तो। सो इन दैट केस ऊपर से नीचे जाने पर जरा चेक करेगा, साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगेगी, दैट विल डिक्रीज।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगेगी, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए? समझ गए? अनुराध ने मुझे टिकटॉक पे भी हो बेटा, टिकटॉक पे भी है, हम लोग सभी जगह पर हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया है सब लोगों को? चलो, तो मैं आपको अभी ना सिर्फ इतना याद करने से काम नहीं बनेगा। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यूज एज वेल। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यूज एज वेल। सब लोग देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से वेरी करती है। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है और उसका वैल्यू कितना है? 3। बाय द वे, आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है जितना ज्यादा वो देखता है उतनी ज्यादा उसको चीजें याद रहती हैं। फास्फोरस की होती है 2.18, आर्सेनिक की होती है 2.1, एंटीमनी की होती है 2, बिस्मिथ की होती है 1.9। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, दैट इज 3। फास्फोरस की घट जाएगी 2.18, उसके बाद आर्सेनिक की 2.10, उसके बाद एंटीमनी की 2 ओनली, बिस्मिथ की 1.9। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे, मेटल की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगती है। बहुत बढ़िया, अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक कर लिया। अगला जो फैक्टर है दैट इज एलोट्रॉपी। दैट इज अगेन अ वंडरफुल थिंग टू मेंशन, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? और ये चीज काफी बार पूछी गई है एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम में आ चुकी है। नीट के अलावा ये चीज बहुत बार बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, एनसीईआरटी भी बहुत बार पूछ चुकी है कि एलोट्रॉप का मतलब क्या है और किस किस के एलोट्रॉप ग्रुप नंबर 15 में होते हैं, किसके नहीं होते। सबसे पहले तो एलोट्रॉप का मतलब बताइए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं कौन कौन से? कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। बकमिनिस्टर फुलर का फुलरिन भी एग्जांपल में आता है कार्बन के एलोट्रॉप का। एलोट्रॉप का मतलब क्या हुआ देना, आप लोग बताइए मुझे। एलोट्रॉप का मतलब समझाइए, कितने लोग जानते हैं? शंभू का बर्थडे, शंभू हैप्पी बर्थडे। जैसे कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड एंड ग्रेफाइट, वैसे ही यहां पर एलोट्रॉप का मतलब समझाइए जिसमें एटम सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज अलग होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन से बने हैं, लेकिन डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता। डायमंड इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी नहीं होती, जबकि ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। बने दोनों कार्बन से हैं, लेकिन डायमंड की स्ट्रक्चर एकदम जालनुमा होती है जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली वो लेयर टू लेयर होती है, जिसमें एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लिप हो सकती है और वहां पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। डायमंड में जो कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है दैट इज sp3, ग्रेफाइट में हाइब्रिडेशन होती है sp2। तो मतलब यहां एटम सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उसको हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं। अब आप लोग नोट डाउन करिए, सारे के सारे ग्रुप नंबर 15 में एलोट्रॉप बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़ के। यह सवाल काफी बार पूछा गया है। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन और बिस्मिथ के एलोट्रॉप नहीं होते। इस चीज को लिख लीजिए, आपको बहुत काम देगा। आप लोग सब लिखिए, चैट सेक्शन में लिखिए, नाइट्रोजन और बिस्मिथ एक्सेप्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक्सेप्शन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप लोग लिख लीजिए इस चीज को कि नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ के एलोट्रॉप्स नहीं होते। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो, देखिए कितने लोग। यहां पर सचिन पूछ रहा है कि क्यों, और उसका आंसर तो नेचर देगी, हमारे भगवान देंगे कि क्यों नहीं होता। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा है, समझ में आता है। कई चीजें एक्सपेरिमेंटली पता लगती हैं, समझ में आया। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके घर पे 2 भाई बहन हुए, एक भाई की शक्ल तो पापा से मिलती है लेकिन बहन की शक्ल मम्मी से मिलती है, पापा से नहीं मिलती, क्यों? सो व्हाट विल यू आंसर? सो इन दैट केस ऊपर वाले के हाथ में है ना, नेचर में ही ऐसा है। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली एलोट्रॉप यहां पर नाइट्रोजन और बिस्मिथ के अवेलेबल नहीं है, सिंपल। सबको समझ में आ गया? राइट इट डाउन, लिख लो। और अगर आपको सवाल पूछना है क्यों, तो जिस दिन आप स्वर्ग सिधार जाओ उस दिन ऊपर वाले से पूछना कि नाइट्रोजन के और बिस्मिथ के एलोट्रॉप क्यों नहीं है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, बट यही है रीजन उसका, नेचर में अवेलेबल नहीं है, हमने तो ढूंढे, मे भी कहीं हो, मिले ना हो। समझ में आता है? अभी तक मिले नहीं है, डिस्कवर नहीं हुए। सो ओवरऑल इसलिए डिस्कवर नहीं हुए, इसका मतलब एलोट्रॉप उसके नहीं है। सो ये हुआ एलोट्रॉपी के केस में। नाउ फाइनली एलोट्रॉप के बाद हम लोग आइसोटॉप्स की बात करते हैं। नाउ दैट्स रियली अमेजिंग। सभी के आइसोटॉप होते हैं। आप बताइए कि आइसोटॉप का मतलब क्या है, जरा समझाइए मुझे।
What is the meaning of isotope मेरे प्यारे बच्चों? I am asking a simple question, you have to answer in chat. Yes, of course you have to answer in chat. That is isotope का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं आपको इसके आगे की लाइन बताऊंगा. Isotope का मतलब क्या होता है? Please answer this question, है ना? बताइए आइसोटोप का मतलब. आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट क्या होता है फिर? अगर सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप में होता है तो डिफरेंट क्या होता है बताइए? डिफरेंट न्यूट्रॉन्स ना, और हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कह सकते हो, बट ओवरऑल जनरल वे में बोलो प्यारे बच्चों, सेम एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली, लेकिन मास नंबर उसका डिफरेंट होता है. बहुत बढ़िया. जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, वी ऑल नो हाइड्रोजन मेरे प्यारे बच्चों. हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं या फिर 3 भाई बहन होते हैं. एक तो होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम, एक होता है ट्रिटियम. होता है कि नहीं होता? आप पढ़ के आ रहे हो, ये सबने पढ़े है ना? बहुत बढ़िया. सो फाइनली देखो, हाइड्रोजन जिसको H11 जिसको प्रोटियम कहते हैं, देन ड्यूटीरियम, देन ट्रिटियम, इसको हम लोग भाई बहन भी कह सकते हो. आइसोटॉप का मतलब किसी एटम के कितने भाई बहन है. सो ओवरऑल इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो. ठीक है. सो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. दैट्स रियली अमेजिंग. सो आपको पता है, एक मजे की बात बताता हूं. ये हाथ है ना, सीधा नहीं हो सकता है. दोनों हाथ ऐसे हो चुके हैं लक्कड़ के जैसे. ये हाथ अब सीधे नहीं हो सकते, अभी नहीं हो सकते. दो 4 दिन बाद होंगे, लेकिन अभी मैं सीधे करने तो बहुत पेन हो रहा है. इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने स्टार्टेड जिम, और उस जिम वाले ने मेरी बैंड बजा दी पहले दिन. जो उसने एक्सरसाइज कराई है, मेरा ये पूरा का पूरा हाथ जाम हो चुका है. अब नीचे नहीं होता है इस तरह से. तो मैं यूं कर सकता हूं, ठीक है. यूं भी करने में प्रॉब्लम होती है, दर्द हो रहा है, और नीचे करने में प्रॉब्लम हो रही है. तो मेरे हाथ अब ऐसे ही रहते हैं यूं. पढ़ाते टाइम में 2 चीजें पकड़ रखी है, इज लाइक दैट. बट हाँ, सबके कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं. ठीक है. मर्द को दर्द होता है, और दर्द सहने वाला ही क्या कर सकता है. दर्द तो होता ही है. ठीक है. और अगर दर्द सहन करोगे तभी कुछ गेन होगा. मतलब हमने पढ़ा है ना कि नो पेन नो गेन. उसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर पेन हो रहा है तो कुछ गेन हो रहा है, और पेन नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ गेन नहीं हो रहा. दैट्स इट. सो आप याद रखो, पेन से डरने का नहीं. ठीक है. एंजॉय करो हर एक जर्नी को, जियो, मजा तभी आएगा. चलो. सो फाइनली हमने पढ़ लिया कि आइसोटोप का मतलब क्या होता है. दैट इज ऑब्वियसली भाई बहन, मतलब जिसके एटॉमिक नंबर एक्चुअली सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. सो इन दैट केस आपको नोट डाउन करने की चीज क्या है, सभी के आइसोटोप्स होते हैं इस पूरे के पूरे ग्रुप में. नाइट्रोजन ले लो, फॉस्फोरस ले लो, आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो, बिस्मथ ले लो, सबके होते हैं. एग्जाम्पल यहां पर नाइट्रोजन के केस में दिया हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15. एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन मास नंबर बदल जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. ओके. सो इन दैट केस आपके पास नाइट्रोजन 14 एंड 15. सो ये एग्जांपल्स हैं आपके आइसोटोप्स के. बहुत ही बढ़िया. दैट इज रियली अमेजिंग. दिलीप कौल पनीर लिख रहा है. पनीर, वाह क्या बात है. अभी भूख लग रही है बहुत तेज. हाँ. सो चलो, ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी हैव कवर्ड. अब हम एक और प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. देखिए जरा ध्यान से, लुक एट इट. अगली प्रॉपर्टी यहां पर बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक रेडियस. अब यहां पर आते हैं, नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस टू आर्सेनिक टू एंटीमनी टू बिस्मथ, वी ऑल नो साइज बढ़ता है. अब जब ऊपर से नीचे जाने पर साइज बड़ा 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 और बड़ा होते रहता है, तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस भी बड़ी 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 और बड़ी हो जाएगी ऑब्वियसली. ठीक है. सो इन दैट केस एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है. यस ऑफ कोर्स. लाइक आज अगर कोई बोले शाहरुख खान का डायलॉग बोल के दिखा दो, किरण, मेरे से नहीं होगा क्योंकि आज मेरे हाथ फैल नहीं सकते. इतना ही होता है, किरण, इतना ही फैला सकता हूं मैं. सो फाइनली टॉप टू बॉटम जाओगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ऑब्वियसली. ठीक है. दैट वी हैव डन. अब हम बात करते हैं डेंसिटी की. तो मैं सभी चीजें दिखाऊंगा, जरा चेक करिएगा. डेंसिटी बताइए. डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, इजंट इट? तो आप लोग मुझे बताइए कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जब आप जाओगे तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम. ठीक है. सो ऊपर से नीचे जाने पर ऑब्वियसली साइज बढ़ता है, मास भी बढ़ता है. मास भी बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है. तो आपको पता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ऐड होंगे मास के अंदर. जो लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास हम काउंट करते नहीं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करोगे तो मास नंबर बनेगा. इन दैट केस डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है. ऑब्वियसली मास ऊपर से नीचे जाने पर भी बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी.
ठीक है। सो आप लोगों को मैं आइडिया दे रहा हूं, सब लोग गौर करिएगा। जब आप नाइट्रोजन से फोस्फोरस, नाइट्रोजन से फोस्फोरस से आर्सेनिक से एंटीमनी से बिस्मिथ की तरफ जाते हो, पक्का मास बढ़ रहा है, जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी भी पक्का इंक्रीज होगी। सबको समझ में आ गया? दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर मास का सेंस क्या है? केमिस्ट्री में मास का मतलब होता है, ओवरऑल जनरल वे से कहूं कि जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन है, मास नंबर कह सकते हो, उससे आइडिया लगा सकते हो। सो मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग मास नंबर कहते हैं। सो इन दैट केस ऊपर से नीचे जाओगे, मास नंबर बढ़ रहा है, मास भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, और अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ रही है, यह ध्यान रखिएगा। सो फाइनली डेंसिटी भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, डेंसिटी भी बढ़ती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट। आप लोग खुद ही सोचिए कि नाइट्रोजन गैस है तो वो तो गैसेस फॉर्म में उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, जिसमें बिस्मिथ तो मेटल है, इन दैट केस आप खुद ही सोचिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है मेल्ट हो जाना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। सो इन दैट केस नाइट्रोजन तो सॉलिड है ही नहीं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली सबसे कम होगा। क्लियर होता है? इसको सॉलिड में लाना पड़ेगा आपको, जब आप इसको कंप्रेस करोगे, वो भी बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन बाकी की कंपैरिजन करें तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। सो इन दैट केस मेल्टिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। एमपी डिपेंड्स अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी। आप सीधे भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं इतना भारी लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि पैकिंग एफिशिएंसी। पहले तो पता करो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, फिर पता करो कि इस पे मेल्टिंग पॉइंट का क्या फर्क पड़ेगा। अरे दिमाग लगाओ, मेल्ट का मतलब क्या होता है? मेल्ट का मतलब कोई सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। अब यहां पर नाइट्रोजन ऑब्वियसली खुद ही गैस है, तो ये तो सॉलिड में है ही नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। आप जितनी चीजों को आसान करके पढ़ोगे, चीजें उतनी आसान होंगी। ओके, सो मैं यहां पर आपको फंसा नहीं रहा हूं, बेवजह से आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैकिंग एफिशिएंसी को ध्यान रखो। आप लोग ये याद रखो कि फाइनली यहां पर नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, हम लोग गैस से मेटल की तरफ जा रहे हैं, और फाइनली यहां पर जो मेटल आपको दिखाई दे रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि वो मेटल है, क्योंकि उसकी फाइनली अगर बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि जो एटम होते हैं बेसिकली वो अच्छे तरीके से डेंस है, एक दूसरे के पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिंपल। सो ओवरऑल ये मतलब निकलता है। तो मतलब समझिए, मतलब ये है कि यहां पर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, डेंसिटी भी बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। लास्ट आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि नाइट्रोजन टू फास्फोरस टू आर्सेनिक टू एंटीमनी टू बिस्मिथ, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ये भी बहुत आसान है, आप लोग बताइए। नाउ दिस इज रियली अमेजिंग। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट, ये गैस है तो ये तो आसानी से बॉइल हो जाएगी, बहुत ही लो टेम्परेचर पर। वैसे ही ये गैसेस फॉर्म में है, तो बॉइल का मतलब ही क्या है? ठीक है, अब नीचे आप ऊपर से नीचे आ जाओ, सेम चीज यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे। बॉइल का मतलब समझो, बॉइल का मतलब है ये लिक्विड से गैस फॉर्म में किस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाएगी। सो इन दैट केस आल्सो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बहुत सिंपल है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ रहे हैं। मैं एक बार आपको बराबर से याद करा देता हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यहां पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये आपको याद रखना है। डेंसिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक तक। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है, सब लोग नोट डाउन करो, सब लोग नोट डाउन करो। मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो बढ़ता है, दैट इज सो श्योर। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, जरा गौर से देखो। आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद घटने लगता है। दैट इज रियली अमेजिंग। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन नीचे लिखा है, जो कि एक्सेप्शन है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। दोबारा गौर से देखिएगा, आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद घटने लगता है। उसका रीजन क्या है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एंटीमनी और बिस्मिथ के साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यहां पर डी और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लग जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से साइज हो जाता है कम। नाउ ऑलमोस्ट साइज बढ़ने की बजाय घट जाता है, जरा गौर से चेक करेगा। नाउ दैट्स रियली अमेजिंग। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द साइज ऑफ एसबी एंड बीआई इज ऑलमोस्ट सिमिलर, क्योंकि यहां पर डीएनएफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका यहां पर
कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लग जाता है, लेंथिनोइड एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लग जाता है, जिसकी वजह से यहां पर ये सब होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ दैट इज एन एक्सेप्शन। आप यहां पर अब पूछेंगे लेंथिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है, काफी बार मैंने पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की, तो यहां पर लास्ट में आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट की बात तो हम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। लुक एट इट, जो मैंने कहा था आपसे, बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। बॉइल का मतलब लिक्विड टू गैसियस कन्वर्जन। अब आप खुद ही सोचिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, एक्सेप्शंस को छोड़ के। मेटल, आप खुद ही को पता है कि मेटल ज्यादा डेंस होते हैं, उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में और लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। सो इन दैट केस आप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग इन द डाउन द ग्रुप, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन दोनों में एक चीज का फर्क है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं। किसी बच्चे ने यहां पर लिखा था, सही लिखा था वैसे, जब भी आप मेल्टिंग पॉइंट की कैलकुलेशन करते हो तो वो पैकिंग एफिशिएंसी पे करते हो। दैट इज रियली गुड। सो वो होता है पैकिंग एफिशिएंसी पे, कि कोई पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब समझ लो कि कोई सॉलिड के एटम्स कितने ज्यादा पैक्ड हैं, कोई सॉलिड के एटम कितने ज्यादा डेंस हैं, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। और जब आप यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको देखना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए देखना होता है मोलर मास। अब आप लोग कहेंगे सर मोलर मास का बॉइलिंग पॉइंट से क्या लेना देना है? ऑब्वियसली मोलर मास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। लेट मी क्लियर दिस, जितने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब आप पूछे कि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं सर, तो वो भी आसान है, क्राउडीनेस। क्राउडीनेस, जितना ज्यादा मासी होगा उतने ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। दैट इज रियली वेरी सिंपल। तो अगर कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रपोर्शनल, यहां पर एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। कौन कौन है यहां पर, जरा गौर से चेक करिएगा। अब आप देखिए, अगली पॉइंट भी समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। एक तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम देख चुके हैं, दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तीसरा होता है पोलैरिटी। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप देखते हो हाइड्राइड के केस में। यहां पर हम लोग एटम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पर, और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर और पोलैरिटी पर। ओके, जितने ज्यादा ये चीजें होंगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना होगा। सो यहां तक हमने बहुत अच्छी चीजें कर ली हैं। यहां पर हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात की है। अगली बार हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा गौर से चेक कर लो। अगली बार हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, जरा गौर से चेक करिएगा। एक तो हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ को नेक्स्ट टाइम पे चेक करेंगे, और उसके अलावा हम लोग यहां पर हाइड्राइड पढ़ेंगे, ऑक्साइड पढ़ेंगे। हाइड्राइड और ऑक्साइड बहुत ही ऑसम क्लासेस है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आप सबसे कहता हूं सिर्फ एक ही बात, क्या कहने वाला हूं आप सबको पता है ना। 1 घंटे का क्लास अभी पूरा हो गया है, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर और आगे वाले हाइड्राइड की जितनी चीजें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी फाइनली सिर्फ लेक्चर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगले लेक्चर्स अभी हैं, थोड़ी देर में गौरव सर का लेक्चर है। और जाने से पहले मैं आप सबसे एक ही बात बोलता हूं बच्चों, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं साल भर से मेहनत ऑलरेडी 12th क्लास में कर चुका हूं। 12th क्लास के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर में डाल चुका हूं। ये पी ब्लॉक बाकी है, तो वो मैं आपको अभी करा रहा हूं ना। इफ यू आर वर्किंग रियली हार्ड, हम आपसे सिर्फ थोड़ी सी चीजें मांगते हैं। आप चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करो और 1 घंटे का बटन जरूर दबाओ। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबा रहे हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे आपको पता नहीं लगेगा कि मैं लाइव कब आया, वानी मैम लाइव कब आई, या फिर गौरव सर लाइव कब आए। वैसे बता देता हूं, गौरव सर अभी सिर्फ 15 मिनट बाद लाइव आ जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जब भी आपको देखना हो कि ओवरऑल शेड्यूल क्या है, तो आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके शेड्यूल चेक कर सकते हो। चलो गाइस, thank you so much, love you all and thank you so much for supporting us like this. Thank you so much. Now do whatever you want to do, man. चलो guys, thank you so much, bye. Come on, आज मैं ऐसे ही कर सकता हूं, मैं सीधे हाथ तो कर नहीं सकता हूं, टूटे पड़े। चलो बाय।